हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या। और जो लोग सो चुके होंगे उनको गुड नाइट। हो सकता है कुछ लोग सो गए हों। तो आज हम लोग दूसरी वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो इसके पहले हम लोगों ने मांस का संगठन डिस्कस किया था, आज हम लोग पोल्ट्री मांस का संगठन डिस्कस करेंगे और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसके पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। तो पोल्ट्री मीट का मतलब आपको पता ही होगा कि जो चिकन आपका होता है, या फिर आप ये कह सकते हो जो घरेलू पालतू चिड़िया के उसमें आते हैं, पक्षी जिसको आप कह सकते हो। चिकन हो गया, तीतर, बटेर, बतख, कबूतर, टर्की, इस तरह के कई सारे छोटे छोटे होते हैं, मतलब पक्षी होते हैं। उनके मांस का क्या संगठन है और उनके पोषक तत्व क्या है, ये हम लोगों के जो हम लोगों ने मतलब प्रीवियस वीडियो में किया है आपके क्या कहते हैं मांस के बारे में, उसमें मटन वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था। उससे इसमें ज़्यादा नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग आज फटाफट पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिए, आपके नेट के एग्जाम के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब देर नहीं करेंगे, फटाफट शुरू करेंगे। और इसके बाद देख लेते हैं, शुरू करने से पहले एक चीज़ और, कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए हर काम में बेहतर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस एक काम में बेहतर बनिए और उस काम में इतना बेहतर बनिए कि कोई भी उस काम को आपसे बेहतर ना कर सके। तो इतनी सी आपको समझ आ ही रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। आप अपने एक स्किल पे भी अगर आप फोकस करेंगे ना, तो वो चीज़ भी आपको सक्सेस की ओर ले जाती है। तो चलिए अब इसमें आपको थोड़ा कहना है, ज़्यादा समझना है। आते हैं हम लोग अब फटाफट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग ये पोल्ट्री मांस का वर्गीकरण करेंगे। तो पोल्ट्री मांस का मतलब आप समझ ही गए कि इसमें जितनी भी चिड़िया, चिकन, टर्की, इन सब चीज़ों के जो मांस खाए जाते हैं उनमें ये सब आते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका बत्तख हो गया, कबूतर, बटेर, जो भी मतलब होते हैं, ये सब चीज़ें आएंगी आपकी। तो शुरू करते हैं कि इसका वर्गीकरण पक्षी के आयु के आधार पर किया जाता है। आयु के आधार पर मांस के मुलायमपन व वसा का मात्रा का निर्धारण करते हैं। कि मतलब ये जो पक्षी हैं इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इनकी आयु के आधार पर किया जाता है। और इनकी एज के मतलब इनकी एज के हिसाब से ही मतलब ये देखा जाता है कि वो कितनी मुलायम है और उनमें वसा का मात्रा उसमें कितनी है। फिर है कि मांस का वर्गीकरण अब इस प्रकार है। अब हम देखते हैं, जैसे हम लोगों ने उस वाली वीडियो में देखा था। तो सबसे पहले आपका, इसको हम लोग ब्रॉयलर या फिर फ्रायर बोलते हैं। तो जो आपका ब्रॉयलर है, ये भी आपका एक टर्म है। इस टर्म के लिए क्या यूज होता है कि जो कोई ऐसा मुर्गा या मुर्गी जो 8 से 10 सप्ताह की आयु है उसकी, कितनी, 8 से 10 सप्ताह, यानी कि 2 से ढाई महीने तक। इसके बाद इसकी कैसा होता है, इसके खाने में इसका मांस काफी मुलायम और हड्डी युक्त मांस होता है, ठीक, मतलब जो बोन्स होती हैं वो रहती हैं उसमें। अब दूसरा है हमारा रोस्टर, जिसको हम बोलते हैं। जो रोस्टर होता है, रोस्टर में कैसा मांस होता है, 3 से 5 माह का मांस होता है। मतलब कि जो मुर्गा, मुर्गी, कबूतर, जिस भी चीज़ का आप मांस खा रहे हैं, वो 3 से 5 माह का पक्षी होगा। और इसमें भी क्या होता है कि इसकी हड्डियां इसमें कड़ी होती हैं, पर इसकी जो मांस रहती है वो मुलायम ही रहती है। तो मांसपेशियां तो मुलायम ही रहती हैं। तो ये हो गया हम लोगों का। फिर नेक्स्ट है कि स्टैग बोलते हैं जिसको। तो स्टैग कैसा मुर्गा है, स्टैग आपका 10 माह का मुर्गा होता है। सॉरी, यहाँ पर हर लिखा है, ये नर होगा, ठीक है। नर मुर्गा होता है, मतलब कि मेल होता है ये। इसके बाद इसमें कुछ नहीं, स्टैग है आपका 10 माह का नर मुर्गा है, इसको हर लिख दिया है मैंने। फिर दूसरा हम लोग का स्टूइंग चिकन फाउल। इसमें क्या होता है कि 10 माह से अधिक का मुर्गा जो होता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि उसको हम लोग स्टूइंग चिकन फाउल कहते हैं। यहाँ पर देखिए 10 माह का नर मुर्गा है, ठीक है, मतलब मेल मुर्गा है वो। और यहाँ पर क्या है, 10 माह से अधिक आयु का मुर्गा है बस। इसका मांस काफी कड़ा होता है, क्योंकि ये मतलब इसकी एज ज्यादा हो गई कह सकते हो आप, इस वजह से वो काफी कड़ा मुर्गा होता है। फिर एक आता है आपका कॉक, ठीक है। तो कॉक में है जो आपका 10 माह का नर मुर्गा होता है ये। और इसमें त्वचा व मांसपेशियां बहुत कड़ी हो जाती हैं और इसकी हड्डियां भी बहुत कड़ी हो जाती हैं। तो छोटे छोटे टर्म है, आपको जरा जरा से बस करेक्टरिस्टिक्स देख लेनी। अब इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। अब इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, देखिए इसमें जो पोल्ट्री मांस मीट होती है आपकी, इसको पोल्ट्री मीट भी कहेंगे हम लोग। पोल्ट्री मीट में सीधे सीधे ये होता है कि इसमें वसा की मात्रा कम होती है इन कंपेरिजन टू मटन वाला जो मीट होता है आपका। मतलब कि बकरे का जो मांस होता है, या फिर बकरे का, या सुअर का, या फिर काफ का, मतलब बछड़े का, और क्या कहते हैं भेड़ का, इन सब चीज़ों का जो मांस होता है, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, उसके कंपैरिजन में जो है इनके अंदर वसा की मात्रा कम होती है। या मैं एक लाइन में अगर ये कह दूं कि जो है पोल्ट्री मांस में वसा की मात्रा कम होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोटीन की तरफ। तो इसमें पोल्ट्री मांस में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 20 से 25% होती है। एक रेफरेंस लेके चलना, 22 से 25% भी अगर आपको मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसके बाद अन्य मीट की अपेक्षा अधिक होती है। कहने का मतलब ये कि हम लोगों ने मांस में कितना पढ़ा था, 20 से 22% पढ़ा था। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा अधिक मात्रा में होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसके बाद इसमें क्या, जितने भी अमीनो एसिड होते हैं आपके, लाइसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, ये सारी चीज़, जितने भी अमीनो एसिड होती हैं वो सभी इसमें पाए जाते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि जो नॉन वेजिटेरियन से प्रोटीन मिलता है हमें, उसका बायोलॉजिकल वैल्यू अधिक होता है, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल वैल्यू आप कह सकते हैं कि बिल्कुल 80 से 90% तक हमारे शरीर में इसकी धारण क्षमता होती है।
फिर हम लोग का है कि चिकन में पाई जाने वाली जो वसा होती है वो कैसी होती है, असंतृप्त वसा होती है, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट होता है आपके पोल्ट्री मीट में। क्यों? क्योंकि पोल्ट्री मीट में होता क्या है कि इसमें वो उनका आकार भी छोटा होता है और ये कम इनके ऊपर जो मांस होती है उनमें वसा की मात्रा थोड़ी कह सकते हो आप लेयर कम रहती है, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं पक्षी, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा मांस भी नहीं रहता है, तो इस वजह से वसा की मात्रा जो है कम भी रहती है थोड़ी, और जो रहती भी है वो असंतृप्त रहती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि अच्छा फैट होता है इनके अंदर। और इसमें बी विटामिन जितने भी होते हैं आपके और खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और ये मांस हृदय रोगी के लिए लाभदायक होता है। हृदय रोगी के लिए लाभदायक क्यों है? क्योंकि हृदय जिन लोगों को भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का कोई भी खतरा होता है, तो उन लोगों को लो फैट डाइट जो है सजेस्ट करी जाती है। तो इसमें आप देख पा रहे हो लो फैट प्लस अनसैचुरेटेड फैट। तो इसमें देखो अनसैचुरेटेड फैट पाया जा रहा है, इस वजह से ये हार्ट से रिलेटेड रोगी हैं या जो लोग बहुत मोटे हैं, ओवरवेट हैं, उनके लिए मतलब ये पोल्ट्री मीट सही रहता है। ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ है इसमें, इसका प्रिजर्वेशन और स्टोरेज हम लोग कैसे करते हैं वो चीज़ हमें बस देख लेनी थोड़ी सी। तो इसका स्टोरेज और प्रिजर्वेशन कई तरीके से किया जाता है। तो देखिए आपकी जो कैनिंग है, चिलिंग है, फ्रीजिंग है, क्योरिंग है, ये 4-5 तरीके से जो है ये चीज़ें करी जाती हैं। अब हम इसको एक एक करके देख लेंगे कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा केनिंग। तो केनिंग जो क्या बोलते हैं, एक प्रिजर्व करने का तरीका होता है वो कैसे होता है। इसमें देखिए क्या करेंगे, कैनिंग परिसज्जा में सॉरी परिसज्जा कह रही हूँ, केनिंग प्रिजर्वेशन में उसमें मांस को पकाएंगे ग्रेवी सहित पकाएंगे और केन में भर दिया जाएगा। केन आप देखते होंगे ना, केन फूड मिलते हैं मार्केट में इतने सारे, उस तरीके से वो ग्रेवी के साथ मांस को पकाया जाएगा और उसको भर दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो केन है उसको वैक्यूम चैम्बर में रख दिया जाता है। और केन को किस लिए वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है? केन को स्टरलाइज करने हेतु 100 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उसको स्टरलाइज किया जाता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये जो केनिंग प्रोसेस होता है, वैक्यूम चैम्बर है ये, और वैक्यूम चैम्बर में ये देखिए मांस है आपका, इसको जो है एक तरीके से स्टरलाइज किया जा रहा है और ये जार भी इसके साथ ही स्टरलाइज हो रहा है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का। वैक्यूम चैम्बर में प्रेशर काफ़ी होता है, काफ़ी दाब के अंतर्गत उसको जो स्टरलाइज किया जाता है कि जितने भी बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी मतलब ऐसे एंजाइम जो हार्मफुल होते हैं उन सभी को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो इस तरह देखिए केन फूड आपका इस तरीके से डिब्बे में आता है। ये देखिए लिखा हुआ है ना कीस्टोन, इसमें जो भी खाने की चीज़ है, चिकन ही है देखिए आपका। ये पूरा अच्छे से बना करके, ये मान के चलिए इसके अंदर ग्रेवी है और अच्छे से इसको पूरा पैक कर दिया गया। देखिए इस तरीके से सीलिंग पूरी कर दी गई है। इसी तरीके से आपने देखा हो रसगुल्ले के भी डिब्बे आते हैं, आजकल मिलता है बढ़िया रसगुल्ला खाने के लिए, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। अब हाँ ठीक है, अब हम लोग का ये केन हो गया। केन फूड में बस आपको इतना याद रखना है कि पकाकर ग्रेवी सहित केन में भर दिया जाता है और उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक स्टरलाइज कर दिया जाता है। स्टरलाइज का मतलब क्या है कि हाई टेम्परेचर पे किसी चीज़ को मतलब कुछ समय तक उसको एक तरीके से बॉईल कर देना या उसको उस तापमान में उसको रखना। आप घर से रिलेट कर लो आप, जैसे कभी-कभी होता है कि बच्चे का जो लोग वो फीडिंग बॉटल होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में डाल के बहुत देर तक उसको उबाल देते हैं। कहते हैं कि इसको उबाल दो, इसको खौला दो इस तरीके से। तो वो है वही आपका है स्टरलाइज़ करना, ठीक है? कि एक फिक्स हाई टेम्परेचर पे एक निश्चित समय तक किसी भी चीज़ को आप उसको उबाल दो या उसको उस टेम्परेचर तक रखे रहो उसको। वो हो गया आपका स्टरलाइज़ करना, ठीक है? फिर अब नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन आप समझ ही रहे होंगे कि पानी निकाल देना किसी भी चीज़ से। तो डिहाइड्रेशन अभी देखिए आम का सीज़न आ रहा है, तो उसमें हम लोग आम को सुखा करके कुछ लोग खटाई बनाते हैं, अमचूर बनाया जाता है, इसके बाद आपके अचार बनाए जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। और ठंडी में अभी हम लोगों ने मेथी के पत्ते हैं, गोभी है, इन सभी चीज़ों को डिहाइड्रेट कर करके स्टोर किया है काफ़ी लोगों ने। तो इसमें डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि मांस को इसमें भी छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और फिर 10 एलबीएस दाब के अंतर्गत 30 मिनट तक भाप में पकाया जाता है। ये जो 10 एलबीएस है ये आपका एक मतलब पैमाना है, ये भी एक मेज़रमेंट है। तो ये दाब का एक मेज़रमेंट बताया जा रहा है कि इतने एलबीएस दाब के अंतर्गत 30 मिनट तक इसको भाप में पकाया जाता है। पहले छोटा-छोटा काट लिया जाएगा, फिर इसको भाप में पकाया जाएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, जो पका हुआ मांस है उसको चॉपर की सहायता से चॉप करके ड्रायर से सुखा लेते हैं। आप खुद सपोज़ करो कि किसी चीज़ को पहले उबाला जाएगा, इसके बाद फिर उसको खूब ड्रायर से क्या करेंगे, उसको सुखा देंगे। सूख जाएगा तो सूखने के बाद उसमें कुछ 3-4% तक नमी छोड़ देते हैं हम लोग। एकदम पूरी तरीके से सुखाते नहीं हैं, 3-4% नमी उसमें छोड़ देंगे। और जो ड्रायर से आने वाली हवा होती है वो काफ़ी गर्म रहेगी, उसका टेम्परेचर कितना रहेगा 65 से 71 डिग्री सेल्सियस तक। तो मांस आपका क्या होगा, थोड़ा सा उसका पानी खत्म हो जाएगा और नमी उसमें 4 से 5% तक बची रहती है और फिर उसे क्या करते हैं, फिर कंप्रेस्ड करके उसको पैक कर दिया जाता है। तो ये आपका डिहाइड्रेशन हो गया। सुखाएंगे और उसको फिर क्या करेंगे, कंप्रेस्ड करके मतलब अच्छे से एक प्रॉपर दाब के अंतर्गत उसको, कि उसमें मतलब कुछ भी ऑक्सीजन वगैरह ना जाए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन जाएगा तो उससे खराब होने का चांस रहता है। तो ये हम लोग का मांस का ये हो गया निर्जलीकरण करके। अब दूसरा है फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग भी आप समझ रहे होंगे कि हम लोग फ्रीज कर देते हैं लो टेम्परेचर पर बिल्कुल, लेकिन कैसे करते हैं, चिकन को ड्रेस्ड करके।
चिकन को ड्रेस्ड करने का क्या मतलब है, ज़रूरत के हिसाब से हो सकता है उसमें कुछ जो साबुत कॉन्डिमेंट्स होते हैं, मतलब मसाले होते हैं, उनको कर दिया जाए, या उसमें नमक या चीनी या किसी भी चीज़ का मतलब एक लेप लगा दिया जाए, या उसमें उसको मैरिनेट करके तब रखा जाए ताकि वो एक समय तक खराब ना हो, प्रॉपर अच्छे से रहे वो। इसमें क्या किया जाएगा, पहले उसको ड्रेस्ड किया जाएगा, फिर मॉइस्चर प्रूफ पतली झिल्ली में लपेट दिया जाता है। मॉइस्चर प्रूफ मतलब उसमें बिल्कुल नमी ना हो, कोई भी गीलापन ना रहे उसको पूरा वैसी पन्नी में क्या करेंगे, झिल्ली में लपेट देंगे, फिर उसको जमने के लिए रख दिया जाता है। जमने के टेम्परेचर पर, मतलब ऐसे टेम्परेचर पर रखा जाए जब वो क्या हो, जम जाए बिल्कुल। तो जमने का जो टेम्परेचर, पहले क्या किया जाता है उसको 12.2 डिग्री सेल्सियस पर कुछ देर तक रखते हैं। यहाँ पर देर भी होगा, कुछ देर तक या कुछ समय तक रखते हैं, कितने, 12.2 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर -17.7 डिग्री सेल्सियस पर उसको संग्रहित कर लेते हैं। मतलब थोड़ी देर तक थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे, मतलब 12.2 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब फिर उसको क्या करेंगे, एकदम माइनस टेम्परेचर पर ले जा करके उसको जमा देंगे बिल्कुल, ठीक है। ये हमारा फ्रीजिंग प्रोसेस हो गया, मतलब फ्रीज करके हम लोग जैसे प्रिजर्व करते हैं वो हो गया आपका। अब है चिलिंग प्रोसेस। तो चिलिंग में देखिए क्या होता है, फ्रीज में बिल्कुल जमा दिया जाता है, ठीक है, जम जाएगा आपका फूड बिल्कुल, कोई मतलब चांस नहीं है उसको खराब होने का, या फिर जमा करके उसको बिल्कुल आप 2-4 महीने तक भी उसको रख सकते हैं। लेकिन चिल में क्या होता है कि चिल में आप कह सकते हो, देखो चिलिंग प्रोसेस में ठंडी हवा और बर्फ के संपर्क में लाकर 3 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। मतलब एकदम 3 डिग्री सेल्सियस पर भी जम ही जाएगा, लेकिन उधर देखो -17 डिग्री पे रखा गया है, लेकिन यहाँ पर 3 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर ये जम भी जाता है तो उसको निकाल करके यूज़ किया जा सकता है। और इतने तापमान पर पोल्ट्री को 9 से 10 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है और खाने के लिए यूज़ भी किया जा सकता है। इसके बाद है स्टोरेज है। तो स्टोरेज क्या होता है कि अगर आप स्टोरेज कर रहे हैं उसका सही तरीके से स्टोरेज अगर आप नहीं करेंगे इसका, तो जितने भी हैं आपके पोल्ट्री वाले पोल्ट्री मीट जो है आपका, वो साल्मोनेला बैक्टीरिया से खराब हो सकता है अगर आपने सही अच्छे से नहीं प्रिजर्व किया है तो। और ताजी चिल्ड की हुई मांस को 9 से 10 दिन तक रख सकते हैं। इधर देखिए 9 से 10 दिन तक अभी हमने पढ़ाई, फिर यहाँ पे वही बात लिखी कि 9 से 10 दिन तक इसको रख सकते हैं। लेकिन जो आपका फ्रीज वाला होता है ना, फ्रीजिंग मेथड में, उसमें कम से कम आप 3 से 4 महीने, इवन 6-6 महीने तक भी रखा जा सकता है। तो ये हो गया हम लोगों का। बस आज की वीडियो बहुत छोटी सी है, देखिए आप लोग ये देखिए, बस 10 से 12 मिनट की वीडियो है और आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो गया। इतने में से आपको जहाँ भी क्वेश्चन आना होगा, चाहे वो आपका नेट, टीजीटी, पीजीटी कहीं भी आना होगा, इतने से कवर हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं आपको। तो एक चीज़ मुझे और बतानी थी कि जो आपका केनिंग, ये परिसज्जा, सॉरी बार बार मैं परिसज्जा का नाम ले रही हूँ, ये जो आपका केनिंग प्रोसेस होता है, मतलब जो कैनिंग मेथड है, इसके जो फादर थे, मतलब इसको ये आइडिया जिन्होंने प्रपोज किया था कि उनका नाम था निकोलस अपार्ट। क्या नाम था उनका, एक सेकंड मैं यहाँ लिख देती हूँ। उनका नाम है निकोलस, इसको आप लोग चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। इनका नाम है निकोलस अपार्ट, ठीक है, या आप लोग अपार्ट भी लिख सकते हो, जैसे भी लिख लो। तो ये मतलब इसके कह सकते हो कि फादर ऑफ कैनिंग मेथड, तो वो कौन है, निकोलस अपार्ट हैं आपके। ये आपने कर लिया। और बस अब इसमें कोई इतना वो नहीं है, इसमें से अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है तो बस खाली आपसे 2-4 चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि मतलब डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं और फ्रीजिंग में क्या करते हैं। तो ये सब कॉमन सेंस वाली चीज़ें वो सब आपकी हो जाएंगी। अब हम लोगों का फिश बचा हुआ है, तो इसको फिश वाली वीडियो हम लोग कल या परसों करेंगे, क्योंकि फिश वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि जो मांस है और जो फिश है, इन दोनों के ये दोनों आपका पोल्ट्री मीट और जो आपका ये मटन वाला मीट था, वो दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस था, लेकिन मछली में काफ़ी डिफरेंस रहेगा, तो हम लोग उसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो चलिए अभी आप लोग ये वीडियो देखना और मिलेंगे फिर दूसरी वीडियो में। तब तक अपना रिवीजन करते रहिए और बिना किसी उसके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है। तो आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है और एक अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव वाइब के साथ रिवीजन करिए। हड़बड़ाइए नहीं, एकदम दिमाग को और दिल को सब कुछ शांत रखिए और एकदम से खुद पे। दूसरी चीज़ ये भी मैं कहूँगी कि आप खुद के ऊपर थोड़ा सा सेल्फ ट्रस्ट करिए और विश्वास करिए अपने ऊपर और पढ़ाई कीजिए। क्योंकि देखिए वही बात है ना, यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो पढ़ा कि आप किसी एक चीज़ को सीखिए और उसी पे अच्छे से काम करिए, और उस काम को इतने अच्छे से करिए कि वो उस चीज़ में आपको फिर कोई पीछे ना कर पाए। तो कम से कम एक स्किल ऐसी ले लीजिए। अब आप इस समय अपना एक आपने बना रखा है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको एक जॉब लेनी है, तो आप सिर्फ इसी पे काम करिए। बाकी जो आपकी सेकेंडरी चीज़ें हैं उनको आप थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। उनकी बात अलग है, जो लोग भाई हर चीज़ मैनेज कर ले ना, वो बिल्कुल करें, है ना, क्योंकि हर किसी की जो अपनी अपनी टैलेंट होता है वो अलग अलग होता है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये बात आपको पता ही है। तो चलिए अब रखते हैं और मिलेंगे दूसरी वीडियो में। ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को गुड नाइट, टेक केयर।